नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, भाजपा को वोट देने की अपील। उत्तराखंड का चुनावी संग्राम, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। सीएम धामी का ऐलान, सत्ता में आते ही उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। खटीमा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, भाजपा पर जमकर कसा तंज। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भाजपा पर बोला हमला। खटीमा में सीएम धामी ने नुक्कड़ सभाएं कर मांगे वोट, प्रियंका गांधी के लिए कही बड़ी बात। वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, हेलीकॉप्टर के द्वारा उमेश कुमार पुष्प वर्षा करते आए नजर। मसूरी में कांग्रेस नेता उपेंद्र थापड़ी ने मसूरी विधायक गणेश जोशी को बताया छलिया, कहा 10 मार्च को गोदावरी में हो जाएगा गणेश का विसर्जन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में वापसी करते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी सरकार सत्ता में आते ही उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए समान होगा। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी सरकार सेवानिवृत्तों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्तजनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही उधम सिंह नगर जिले में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उधम सिंह नगर जिले के बीजेपी प्रत्याशी सहित बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी सहित तमाम नेता प्रधानमंत्री की जनसभा में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा FCI गोदाम के सामने बने मैदान में जनसभा को संबोधित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष मतदान करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की। आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री और खटीमा विधानसभा सीट से प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा खटीमा में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा उमाऊ, पकड़िया और खटीमा शहर में वाल्मीकि बस्ती में नुक्कड़ सभाएं कर जनता से उनका समर्थन मांगा गया। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार शर्मा के द्वारा एक रोड शो किया गया जिसमें भारी संख्या में समर्थक एकत्रित हुए और रोड शो का नेतृत्व उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने किया। इसी के साथ साथ ऊपर से रोड शो पर हेलीकॉप्टर के द्वारा उमेश कुमार पुष्प वर्षा करते नजर आए। जितना जनसैलाब रोड शो में उमड़ा था उसको देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उमेश कुमार शर्मा खानपुर विधानसभा से 70% से ऊपर वोट अर्जित कर सकते हैं। बाकी 10 मार्च को पोलिंग खुलने पर पता चलेगा। आज का जो जन सैलाब है उसको देख के बहुत खुशी है। दिख रहा है कि लोग हमारे साथ हमारा कितना समर्थन कर रहे हैं और ये पता चल रहा है ये जनता का प्यार ही है। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है ये बोलने के लिए, उनका आभार प्रकट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि 2 महीने में इतना प्यार, इतना समर्थन हमें मिला है। जानना चाहेंगे जैसे कि रोड शो खानपुर से और दंदौला समाप्त हुआ है, तो कितना लंबा रोड शो था? ये बहुत लंबा रोड शो था। आई थिंक 9 to 10 किलोमीटर्स का रोड शो था, 14 किलोमीटर्स का रोड शो था और इसमें हम
10 बजे 10:30 ये शुरू हो गया था, अभी तक चला है, अब समाप्त हो गया। गाँव में आप गए हैं तो गाँव का कितना सपोर्ट मिला, महिलाओं का उनको कितना सपोर्ट मिला? सारे लोग पूरे गांव के सब लोग हमारे साथ थे, सब सड़कों पे थे, पूरा जनसैलाब सड़कों पे था। इस जनसैलाब को कोई संदेश? ये संदेश है कि वो जो प्रत्याशी चुन रहे हैं अपना, जो आज दिखा है, आज उनका साथ देख के दिखा है कि वो उमेश कुमार जी को विधायक बनाने के मूड में है। और मेरा यही कहना है कि यही जोश, यही उत्साह 14 तारीख तक भी बना रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा किच्छा के इंदिरा गांधी मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे देश की सेना पर विश्वास नहीं करते, तभी बार बार जवानों द्वारा किए गए कामों को लेकर सबूत मांगते हैं। उन्होंने कहा कि क्या कभी राहुल गांधी से किसी ने सबूत मांगे हैं कि वे राजीव गांधी के बेटे हैं कि नहीं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान को टुच्चा और शर्मनाक बताया है। असम के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही टुच्चा बयान दिया है। यहाँ देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आकर उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी का सबूत मांगा है कि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से कहना चाहती हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमें उन भाजपाइयों को कतई कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है जिनका भारत की आज़ादी के लिए या इस प्रदेश के गठन के लिए एक नाखून बराबर भी योगदान नहीं है। राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, इंदिरा जी के पोते हैं। ये दुनिया जानती है, देश जानता है। इसलिए सबूत आप जैसे लोग मांगते हैं जिन्होंने कभी कोई योगदान या बलिदान इस देश के लिए नहीं दिया। उनके पिता राजीव जी ने और उनकी दादी इंदिरा जी ने तो इस भूमि को, इस जन्मभूमि को, इस भारत माता को अपने खून से सींचने का काम किया है। तो आपके जैसे छद्म राष्ट्रवादी लोगों का सर्टिफिकेट न राहुल गांधी को चाहिए, न किसी भी कांग्रेसी नेता को चाहिए। और आपको इस अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री होते हुए आप इतने निचले स्तर का बयान दे रहे हैं। कोरोना काल में जहां अनगिनत लोगों ने वायरस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, वहीं आज भी स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह कर्मचारियों की वजह से आमजन की जिंदगी खतरे में पड़ती दिख रही है। जहां स्वास्थ्य कर्मचारी गंगा में मिलने वाली नदी में एम्बुलेंस की धुलाई करता मिला। स्वास्थ्य संक्रमण का मामला राजधानी देहरादून से सटे राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व क्षेत्रांगत यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है, जहाँ एम्बुलेंस चालक और उसकी महिला सहयोगी सरकार की 108 एम्बुलेंस को बीन नदी के पानी में खड़ी कर धुलाई करते दिखे। चालक एम्बुलेंस को बाहर और महिला कर्मचारी एम्बुलेंस के अंदर पानी से धुलाई करती दिखी, जिसका पानी सीधे नदी की जलधारा में गिरकर गंगा में जा रहा था, जो हरिद्वार तक जाता है। वहीं कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला भी नहीं है। ऐसे में एम्बुलेंस के भीतर कई तरह के मरीजों को लेकर जाने से संक्रमण के खतरे को नकारा नहीं जा सकता, जबकि एम्बुलेंस की सफाई धुलाई को नियत तरीके से सार्वजनिक स्तर पर नहीं की जानी चाहिए थी। इस संबंध में जब एम्बुलेंस चालक से जानकारी ली गई तो वह दबी जुबान में गलती को स्वीकारता दिखा। वहीं इस मामले को पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के सामने लाया गया तो उन्होंने इस तरह के कार्य पर संज्ञान लिए जाने की बात कही। भैया एम्बुलेंस धो रहे हैं यहाँ पे, ये गलत बात है इनकी, क्योंकि इसमें कोरोना काल में ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा गंदगी भी होती है, वायरस वगैरह फैलेगा, गंगा में जाएगा ये, तो ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इनकी, गलत बात है। कहाँ से हैं हम हरिद्वार से हैं जी। क्या नाम है? नाम है विजयगिरी। बहता हुआ पानी है तो मुझे लगता है कि लेकिन यदि पीने का पानी और उसमें यदि इस प्रकार का सफाई करना तो ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित है कि उसका हम संज्ञान लेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में क्या अब नेताओं की आंखें खोलने के लिए बच्चों को दखल देनी होगी? क्या सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि मासूम बच्चों को अपने जेब खर्च के लिए मिले पैसों की गुल्लक देकर क्षेत्र की समस्या हल करानी होगी? ऐसा ही कुछ नजारा सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत सेलाकुई में आयोजित कांग्रेस की चुनावी जनसभा में देखने को मिला। दरअसल सेलाकुई में कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा की चुनावी जनसभा चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। तभी 5 से 12 साल के कुछ बच्चे हाथों में गुल्लक लिए मंच के करीब आ पहुंचे और उन्होंने वो गुल्लक आयेंद्र शर्मा के हाथों में थमाते हुए कहा कि प्लीज अंकल, ये कूड़ा हटवा दीजिए। अचानक कार्यक्रम में पहुंचे इन द्वारा करीब 10,000 रुपए से भरी गुल्लक दिए जाने पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हतप्रभ रह गए। वहीं इन बच्चों का कहना है कि शीशम बाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही उन्हें स्कूल और घर में भी पढ़ाई के वक्त दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, जिससे वह लोग तो बीमार पड़ ही रहे हैं, साथ ही क्षेत्र में कई तरह की बीमारियां भी पनप रही है।
तो वो जानती है कि कांग्रेस के जो उसने आशा व्यक्त की है और इतनी नन्ही बच्ची अपने पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए सोचती है, तो आप जान सकते हैं कि हमारे लोग अपने समाज के प्रति और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। और ये शीशमबाड़ा कूड़ा, इससे कितना नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र को। और जो प्रतिनिधि उन्होंने चुनकर भेजा था वो यहाँ के विकास के प्रति उसकी आंखें मूंद ली थी। अब उसको आशा है बच्ची को कि कांग्रेस आएगी तो विकास की जो है वो आशाएं उसकी पूरी करेगी। कांग्रेस यदि आती है तो बच्ची की उम्मीदें पूरी होंगी क्या? हमने कहा है, जो हमारी प्राथमिकता है, हमारे सब सीनियर लीडर्स ने भी कहा है कि हम सारे कानूनी दाव पेच देकर, वो हमारा प्राथमिकता का काम है शीशमबाड़ा कूड़ा क्षेत्र हटाने की। रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। उसके बाद नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रामनगर के लखनपुर और इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनिल बलूनी ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, लोगों की रुचि डबल इंजन की सरकार में है। उत्तराखंड में जनता डबल इंजन की सरकार को चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आने वाला समय उत्तराखंड का होगा। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। उनको समझ आ गया कि 5 साल जिस तरह से विकास हुआ है, उस विकास की तेज गति को बनाए रखने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। और सबको समझ आ गया है कि सड़कें बन रही हैं, तमाम भारत सरकार का पैसा आ रहा है और विकास की चीज़ें चल रही हैं। कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, बागेश्वर तक रेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, डॉपलर रडार लग रहे हैं, गरीब कल्याण में प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए मिल रहा है, अनाज हम लोग गरीब लोगों को दे रहे हैं, हर आदमी को वैक्सीन हमने लगा दिए। तो सरकार, सब लोग, आम जनता चाहती है कि ये चीज़ें और आगे बढ़े। देखिए, विपक्ष ने तो कुछ ना कुछ मुद्दा पकड़ना है, लेकिन लोग समझ गए हैं कि जिस तरह से विकास हो रहा है और जिस तरह से विकास की गति तेज है, उसको सब समझ चुके हैं कि इस विकास की गति पे हमें आगे बढ़ना है। विपक्ष को कुछ ना कुछ कहने के लिए तो चाहिए ना भाई। सरदार आरपी सिंह ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सरदार आरपी सिंह ने कहा कि पंजाब में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच भाजपा ने दावा किया है कि उनके बिना प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पार्टी के बड़े शीर्ष चेहरों में से एक सरदार आरपी सिंह ने ये दावा किया है कि उत्तराखंड में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में हालात तेजी से सुधर रहे हैं और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन में भाजपा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। का वर्सेस है सर, कोई वर्सेस नहीं है। यहाँ पर एक मन है लोगों का। हल्द्वानी शहर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 करोड़ की घोषणा की है सर। हल्द्वानी शहर पता नहीं कैसा सुंदर शहर होने जा रहा है, आप सोच नहीं सकते जी। इसलिए कोई वर्सेस नहीं है। और 5 राज्यों के चुनाव में बड़ा स्पष्ट समझिए, यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, हर राज्य में, मणिपुर में, हर राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं सुनिश्चित। और पंजाब में भी मैं आज बता रहा हूँ जी, कमाल होने वाला है। आज दिख नहीं रहा, आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अकाली दल के बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं निरंतर लगातार, क्योंकि पंजाब ने भी बहुत कष्ट भोगा है। वो अब उससे बाहर निकलकर एक नई सरकार को मौका देना चाहिए। मसूरी में कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों युवकों ने निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता मोहन कैंतुरा के नेतृत्व में दर्जनों युवक ने कांग्रेस का दामन थामा। इस मौके पर कांग्रेस नेता और मसूरी कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के पति उपेंद्र थापली ने सभी लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और सभी से कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। इस मौके पर उपेंद्र थापली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण आज देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। जो है ना, रुझान बढ़ रहा है। जो गलती लोगों ने पहले की है उसको सुधारने का जो एक मौका जो है उनको मिला है, तो वो उस और अग्रसर है। और मैं सामान्य जनता जो यहाँ पे हमारे साथ में आज यहाँ शामिल हुई, मैं उनका जो मनीष गोनियाल जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके साथ में जो लोग थे वो, और अभी जो है जो आम आदमी पार्टी के साथ में जो लोग हैं, अभी एक प्रोग्राम और यहाँ पे है किताब घर पे, तो वो लोग अभी यहाँ पर जो है वो भी 100-150 लोग हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं अभी। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनकी भावना का सम्मान यहाँ सारे कांग्रेस यहाँ पे इसी कांग्रेस भवन में करेंगे। कि छलिया ऐसा है ना, वो उनको पता है कि जो महिला होती है बहुत, वो मेरी माँ हो, बहन हो, वो बहुत कोमल हृदय की होती है और बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। उन्होंने सबको अपनी बहन बना के दोनों हाथ में राखी बंधवा के, जो हाथ खोल के राखी बंधवाई, और महिलाओं ने उनको सराहा कि वास्तव में ये तो हमारा भाई है। तो उन्होंने जो है किसी की भावना का सम्मान नहीं करा,
उनके बेटों को, उनके लोगों को न कोई रोजगार दिया, कोई नौकरी नहीं दी। मंत्री बनने पे जो है ना सब लोग दर दर भटक रहे हैं। और सुन लीजिए, फोन नहीं उठाते कोई। फोन अभी कर ले, फोन यहाँ से आप एक फ़ोन कर ले यहाँ से अभी आप, अगर फ़ोन उठा लें तो आप तब मैं कहूँगा कि हाँ वो। तो इसलिए जो है ना उन्होंने छला है, उनकी भावनाओं को छला है, तो लोग उसका जवाब, महिला के जवाब, मसूरी की सम्मानित जनता, पूरी विधानसभा की जनता उनको जवाब देगी। स्वतंत्रता की बात है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। देखिए, साम दाम छल दंड भेद, इनका जो है, इनके बातों में छल है। ये बिल्कुल हिप्नोटाइज करते हैं आदमी को, ऐसा आकर्षित करते हैं कि जो है इनकी बातों में लोग आते हैं। तो मैं इसीलिए अपने जो हमारे साथी सहयोगी उनको बिल्कुल सावधान किया है कि वो जब वोट डालने जाएं तो आप हाथ के पंजे का आगे का बटन दबाकर उसके 3 सेकंड तक जो पी आवाज़ हो और बगल में वीवीपीएटी मशीन में हाथ का निशान है या नहीं, ये सुनिश्चित कर लें। तो इसलिए मेरा काम जागरूक करना था, मैंने जागरूक किया है। और लोगों को ये बताया कि जो लोग फिर भी भूले बिछड़े लोग जो यहाँ से वोट डाल देंगे भारतीय जनता पार्टी को, उनके लिए भी वो अपील करें कि आप गलती ना करें, कांग्रेस सरकार लाए और देश की गरीब जनता को बचाएं, देश को बचाएं। देश को बचाना बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी की सीटें 60 पार होंगी और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देगी। और ये मसूरी विधानसभा, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे मजबूत किला मानती है, इसको 20,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है। हम भी बिजली भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। मोहन काला ने सुमाड़ी में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। बारात घर बनाया, दवाइयाँ कराई। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाएं और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दें। मसूरी में कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली से आई नुक्कड़ नाटक की टीम के माध्यम से लोगों को कांग्रेस को वोट करने की अपील की गई। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भाजपा सरकार की पोल को खोला गया। वहीं कांग्रेस के 4 धाम 4 काम मैनिफेस्टो को जनता को बताया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद गैस सिलेंडर के दाम 500 से ऊपर नहीं होने दिए जाएंगे। वहीं हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 धाम 4 काम योजना को लेकर अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने के साथ
हमारे जो पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, मतदाताओं के प्रत्येक घर जाकर के हर मतदाता से हमने बातचीत कर ली है और जिस ढंग का रुझान है, जिस ढंग का वातावरण है, जिस ढंग की सूचनाएं हैं, वो इस बात का संकेत दे रही कि धनोल्टी में आप लोगों के सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रचंड बहुमत से लोग जिताना चाहते हैं। मैंने क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह से लगातार काम किया, उसका परिणाम 14 तारीख को लोग अपने मत का प्रयोग करके मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम मन बना चुके। क्या कहेंगे सर? देखिए, दो बातें। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 साल विधायक के रूप में क्षेत्र में अगर काम किया होता तो वो लोगों के सामने अपने काम गिना करके जनता से वोट मांगते। उन्होंने काम नहीं किया तो अब वो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। वो मोदी जी के स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं और जनता इसको समझ रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, इन सारे मुद्दों पर वो बात नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने काम नहीं किया तो अब उनको अमित शाह की जरूरत पड़ रही है, योगी आदित्यनाथ की जरूरत पड़ रही है और मैं तो सुन रहा हूँ कि लाखा मंडल में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो ये भाजपा की कार्यशैली को और उनकी जो छटपटाहट है, चुनाव जीतने की जो छटपटाहट, उसको दिखा रहा है और उसके साथ साथ उनमें बौखलाहट भी है, भय भी है। तो अब जनता के सामने जो इस समय मौका है कि 5 साल जिनको भरोसा करके 57 विधायक वाली सरकार दी थी, उनको इस समय माला पहना करके और विदाई की माला उनको पहना। जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है और भाजपा के पक्ष में माहौल है और पूरे लोगों में उत्साह है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी धनोल्टी विधानसभा जो है भारी बहुमत से जीत रही है। देखिए, जहाँ तक मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग फाइट में भी होंगे। देखिए, मैं जब मंत्री रहा हूँ तब से लेकर अब तक जितने काम धनोल्टी विधानसभा में हुए हैं वो सबके सामने, पूरी जनता के सामने इसी का परिणाम था कि पिछली बार भी मुझे आशीर्वाद मिला और इस बार भी मुझे जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये बातें करते हैं, उनकी सरकारें तो कई बार रही हैं, उन्होंने कितना काम किया? वो 5 साल तक तो कहीं गायब रहे जब उनकी सरकारें होती हैं। तो वो पहले अपने को देखें फिर दूसरे पर आरोप लगाएं। देखिए, हमारे जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम पहले सड़कों का, हमारा जहाँ पर अभी वैसे तो इस बार हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तमाम सड़कों का निर्माण कराया है, राज्य सेक्टर से कराया, लेकिन फिर भी कुछ सड़कें अभी रह गई हैं जिनका डामरीकरण होना है, कुछ गांव रह गए हैं जो सड़कों से जुड़ने हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम और बेहतर करना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को, जो मैंने किया भी है। मैंने हर विद्यालयों को जो हाई स्कूल और इंटर स्तर पर है उनको कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध इस कार्यकाल में भी मैंने कराया है और अपने चिकित्सालयों को भी कोविड काल में मैंने लगभग 1.25 करोड़ के बीच में जो है वहाँ पर उपकरण उपलब्ध कराए हैं, एक्सरे मशीन से लेकर तमाम अन्य चीज़ें। और हमारी ये प्राथमिकता होगी कि हम अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने जो विद्यालय हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। हमने जो कई जगह स्मार्ट क्लास भी शुरू करी है इस बार और भविष्य में और अच्छा करेंगे ताकि बच्चों को घर पर जो शिक्षा है वो अच्छी शिक्षा अपने घर के पास मिल सके। और साथ ही जो रोज़गार के लिए हमारे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर पर्यटन के लिए हम विशेष जो सरकार के माध्यम से अच्छा सा करेंगे ताकि लोगों को घर के आसपास रोजगार मिल सके। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के लिए मतदान की अपील करने के लिए हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और गुजरात के नेता हार्दिक पटेल गदरपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विधानसभा चुनावी समर के आखिरी दिनों में बागेश्वर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी बालकृष्ण ने बीजेपी, कांग्रेस, आप राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। बालकृष्ण का कहना है कि बागेश्वर में राजनीतिक दलों की गुंडागर्दी चरम पर है। बागेश्वर में शराब और पैसा खूब बांटा जा रहा है। बसंत कुमार, आप प्रत्याशी बागेश्वर के समर्थक लगातार निर्दलीय प्रत्याशी बालकृष्ण के समर्थकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा बागेश्वर में आखिरी दिनों में बीजेपी, कांग्रेस और आप छोटे दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने में विलय करने और विलय न होने पर निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं प्रचार के आखिरी क्षणों में जारी है। सर, आज गुंडे का तो ये हाल है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके गुंडे लगातार बागेश्वर में हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। बालकृष्ण जी के जो समर्थक हैं उनको मारने का काम कर रहे हैं। कल तो जो बसंत कुमार जी की जो तुम्हारी आप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने तो ऐसा माहौल मचा दिया कि करो और मरो की स्थिति उनके लिए ऐसा हो गया कि जैसे वो किसी को मार ही डालेंगे। आप ये चुनाव नहीं, इन लोगों ने लोकतंत्र की भी हत्या की। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने इस ऐसा माहौल कर रखा है यहाँ
कि सारा लोकतंत्र ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जनता अब जाग चुकी है। चुनाव का ये अंतिम चरण है, लेकिन जो अन्य दल हैं वो ये बौखला गए हैं। कल मैं अपने गांव लखनी कंचियारी गया हुआ था। वहाँ से लौटते वक्त घुघरा पुल पर एक मुकेश बौद्ध नाम का जो हल्द्वानी के रहने वाले हैं, वो बसंत कुमार जी के पार्टी में इस समय हैं। वो अपने दल बल के मैं लोगों से आशीर्वाद मांग रहा था। गाड़ी से उतरते ही मैंने आशीर्वाद मांगा लोगों से, तो बौखलाते हुए मेरे से कहने लगे कि आप यहाँ से चल दो। और उसके बाद वो बदतमीजी में भी उतर आए, मरूं पर भी उतर आए। अगर मेरे समर्थक नहीं होते तो शायद कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। इस समय मुझे नहीं लगता है प्रशासन भी उतना तेज है। लोग गाड़ियों में दारू की पेटियां भर के ले जा रहे हैं, पैसों जगह जगह पर पैसे बांट रहे हैं। लेकिन चुनाव का ये समय है, लेकिन प्रशासन ने इसमें देखना चाहिए कि निष्पक्ष की जो वोटिंग होगी तो इन्होंने कम से कम उसमें रोक लगानी चाहिए, दारू और पैसों पर रोक लगानी चाहिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।